हाय एवरीवन। तो अब तक भारतीय इतिहास की 2 क्लास आपकी हो चुकी है और ये आपकी तीसरी क्लास है। पहली जो क्लास थी जिसमें हमने जाना था कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको आप किस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि टाइम लाइन पर जो आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जो हम इतिहास कहते हैं यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और साथ ही साथ हिस्टोरिक टाइम लाइन पर ये किस प्रकार से विद्यमान है। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन के अंतर्गत और आधुनिक के अंतर्गत। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूरोपियों का आगमन हुआ था, इसमें ये क्रम कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था वह किस क्रम में हुआ था। तो पुर्तगाली आए 1498 में, डच आते हैं 1595 में, फिर अंग्रेज आए थे 1600 में, डेन आए थे 1616 में और फिर आए थे फ्रांसीसी 1664 में। अब देखो यहाँ पर जो स्वीडन है ना, स्वीडन वाले भी आए थे, स्वीडन वाले भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं गया है। खैर, यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग अब तक जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए और अंग्रेज आए। अभी 2 बचे हुए हैं, डेन और फ्रांसीसी। देखो दोस्तों, इनके जो आने का क्रम रहा, साथ ही साथ ये किस उद्देश्य के साथ आए और इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रियाँ थी स्थापित किया था। ख़ास तौर से पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी कोचीन में लगी थी, 1503 में। इनके जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करवाई थी, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जो पहले के 2 वीडियो हैं उनको वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। और देखो, आपकी ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सारे लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपको बस डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद सारे वीडियोज आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, सारे वीडियो आप देख लीजिए। और साथ ही साथ देखो, आपको यहाँ पर प्रतिदिन मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं जो कि बिल्कुल 30 प्रश्नों का एक सेट रहता है और एकदम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रश्न भी यहाँ पर शामिल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे आएंगे या फिर घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं अब आज हम लोग की जो फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा समय रहा था जब भारत में कौन आया था, डेनिस आए थे, डेन आए थे। ये डेनमार्क से थे, आए, कुछ दिन रहे, गए, लेकिन इनकी कोई बहुत विशेष उपलब्धियाँ तो हैं नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा योद्धा सारी लड़ाई को जीत के चला जाता है या आपको हरा भी देता है। तो हम डेनिस जो आए थे, डेन जो आए थे, उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रांसीसियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेन के बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आ गया, आपको पता है ना कि कंपटीशन का लेवल क्या है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बिंदु छूट गया, मान लेते हैं हमने डेनिस को छोड़ दिया कि छोड़ो यहाँ से तो प्रश्न आते ही नहीं है, आ गया तो फिर अब क्या करेंगे, ठीक है। तो डेनिस कहाँ से आए थे? ये डेनमार्क से आए थे। और ये कब आए थे? 1616 में आए थे। इनकी जो पहली कोठी बनी तंजौर में बनी थी, तंजौर यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। पहली कोठी इनकी जो थी वो कहाँ पर बनी है? तमिलनाडु में बनी है। तमिलनाडु में, थोड़ा सा चित्र सही नहीं बन रहा है, ठीक है। और दूसरी कोठी बनी थी इनकी कहाँ पर? यहाँ पर बनी थी, बंगाल में, ठीक है, समझ गए। तंजौर में पहली कोठी बनी, दूसरी कोठी बनती है इनकी सीरमपुर, बंगाल में। इतना आप याद रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 1745 का वर्ष, 1745 में क्या होता है? पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध 1745 में नहीं हुआ था। 1745 में क्या हुआ था ये मैं बताऊंगा। पहले ध्यान देना कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1746 में। पहला कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और, जी हाँ, फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध
और तृतीय युद्ध। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था ये कब से कब तक चला था? ये 1746 में स्टार्ट होता है और ख़त्म हो गया था 1748 में। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध ये मैं आपको बता ही देता हूँ अब। तो ये स्टार्ट होता है 2 साल के बाद। ये 1749 में स्टार्ट होता है, 54 तक चलता है। ठीक है, 1 साल के बाद 49 से लेकर 54 तक। इसके बाद तीसरा युद्ध 56 से लेकर चलता है 63 तक। ठीक है, और 63 में क्या होता है? 63 में एक तरीके से जो ये युद्ध थे उनसे ये निर्णय हो जाता है कि अब जो सत्ता है वो किस प्रकार से आगे चलने वाली है। हालांकि ध्यान देना कि 1759 और 1760 ये 2 वर्ष अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। वांडीवास का युद्ध और बेदरा का युद्ध। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था वांडीवास का युद्ध होता है और यहीं से जो फ्रांसीसी थे वो भारत से उखड़ गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फिर से, पुर्तगाली आते हैं 1498 में, डच 1596 में, अंग्रेज़ 1600 में, डेनिस 1616 में, जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, और स्वीडन वाले कब आए थे? 1731 में आए थे। तो इनके बारे में तो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। कई बार एग्ज़ाम ये पूछते हैं कि किस क्रम में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ या फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था, किस क्रम में। तो कई बार लोग ना गलती कर जाते हैं, अंग्रेज़ों को ही पहला बता देते हैं। जो लोग नहीं पढ़े रहते वो तो अंग्रेज़ों को ही पहला बताते हैं, लेकिन ध्यान देना कि अंग्रेज़ तीसरे क्रम पर थे और फ्रांसीसी जो थे वो 5वें क्रम पर थे। कई बार लोग अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसियों को बता देते हैं क्योंकि डेन को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही हमें पढ़ना है डेन के बारे में, और इतना अगर आपने जान लिया तो इससे इतर कुछ और नहीं आने वाला है। बात करते हैं फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्रांसीसियों का जो आगमन होता है 1764 में होता है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? अब देखो यहाँ पर जो सिनेरियो है ना, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आपको जो है सभी राजाओं के नाम याद रहें, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब कोई कंपनी, जैसे मान लेते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रही थी, 1600 में बन रही थी, तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। ठीक है, लेकिन अकबर के नाम से ही फरमान लेकर जब कौन आया था? हॉकिंस आया था ना। तो जब वो पहुंचा भारत में मुगल दरबार में, तो अकबर की डेथ हो चुकी थी। कब? 1605 में। अकबर नहीं थे। और इसके बाद कौन बन गया था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में हॉकिंस पहुंचा था, तो फरमान जो था वो अकबर के ही नाम से था। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी क्रम में देखेंगे तो 1664 में अब परदेश से और बदल चुका है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो अब भारत में किसका शासक है? भारत में शासन है औरंगजेब का। ठीक है, और फ्रांस में शासक कौन है? लुई 14वां। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जो लुई राजा हुआ करते थे फ्रांस के, तो फ्रांसीसियों ने जो यहाँ पर पांडिचेरी में जो अपना किला बनाया था, उसको भी नाम उन्होंने फोर्ट लुई ही दिया था। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान देना कि ये जो लुई 14वां था फ्रांस का शासक 1664 के समय, तो इसका एक मंत्री था। क्या नाम था उसका? कोलबर्ट। ये ना बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था। इसने ये देखा कि यूरोप से लोग जा रहे हैं भारत, अफ्रीका के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत जा रहे हैं और खूब पैसा कमा कमा के आ रहे हैं। तो ये बात तो इसको पता थी कि ये लोग कोई नया नहीं है। 1600 से लेकर इसके दिमाग में जब आइडिया आया तो समय था 1664 का। तो इन 64 सालों में इसने देखा कि बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जो पूर्व के देशों से व्यापार कर रहे हैं। तो इसने लुई 14वां के पास एक दिन गया और बोला कि सर ऐसे से हो रहा है, तो हमें भी यहाँ पर धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? तो लुई 14वां उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कमाना चाहिए, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो बस वहीं से फ्रांसीसियों ने अपना विचार बनाया कि वो भारत में आएंगे और व्यापार करेंगे, फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे, बाकी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर ना 1664 में कुछ टुकड़ियाँ जो थी वो व्यापार के नाम पर भारत आना शुरू हो गई थी। कंपनी अभी नहीं बनी है। कंपनी कब बनती है? कंपनी 3 साल के बाद 1667 में कंपनी बनेगी। लेकिन अभी कुछ लोग
मतलब ये होता है ना कि भाई मेला लगने वाला है तो कुछ लोग जाते हैं, ऐसे ही ना आना जाना शुरू इनका हो गया था और फ़ायदा भी ये लोग कमाना शुरू कर दिए थे। लेकिन कंपनी कब बनती है? 1667 में। तो जो फ्रांस की सरकारी कंपनी थी, ध्यान देना कि अभी तक जो भी कंपनियां बनी थी हम सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं, बस उनके नाम हमने बदल दिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि पुर्तगालियों की थी। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की थी, ठीक है। डेनिस वालों के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे बस उतना ही जितना ज़रूरी है। लेकिन फ्रांस की जो कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इसे भी ईस्ट इंडिया ही कहते हैं। तो फ्रांस की जो ये कंपनी बनी तो ये कंपनी सरकारी थी क्योंकि सरकार ने इसे बनाया था, ये पूरी तरह सरकारी थी। इससे पहले जो कंपनियां आई थी सरकार ने मान्यता उनको दे दी थी, लेकिन वो सरकारी कंपनियां नहीं थी, वो व्यापारी थे। लेकिन यहाँ पर सरकारी कंपनी बनाई गई थी और कंपनी का नाम क्या रखा गया था? कंपनी का नाम रखा गया था द कंपनी इंड ओरिएंटल। क्या नाम रखा गया? द कंपनी इंड ओरिएंटल, ये नाम रखा गया था, ठीक है। और कंपनी का आगमन कब होता है? 1667 में होता है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी बनती ही है और आने में उसे 1667 हो गए, हालांकि फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम याद रखना, फ्रैंक कैरो का नाम, फ्रैंक कैरो, फ्रैंको कैरो या फिर फ्रैंक कैरो। तो 1667 में भारत में कोठी के निर्माण के लिए आया था। इसको ये पता था कि अगर हमें भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो अभी तक जितने भी लोग आ चुके थे, पुर्तगालियों ने भी अपनी जो थी कोठियाँ बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद जो डच थे उन्होंने भी अपनी कोठियाँ बना ली थी, अंग्रेज आए उन्होंने भी अपनी कोठियाँ बना ली थी, ठीक है। और खैर हम यहाँ पर जो डेन आए थे उनके बारे में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन डेनों ने भी अपनी कोठियाँ यहाँ पर बनाई थी। तो इन्हें पता था कि पहले तो अपनी भैया एक कोठी बनाओ, और कोठी बनाना इतना आसान इनको लग नहीं जाता। तो एक आदमी था फ्रैंक कैरो, इसको भेजा गया कि फ्रैंक कैरो तुम जाओ और भारत में कोठी का एक निर्माण करो। इसके साथ एक आदमी और आया था, नाम था उसका मरकारा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फ्रैंक कैरो के साथ आने वाला जो व्यापारी था वो किस देश का था? तो ईरानी था वो, या नाम पूछ लेगा कि एक जो ईरानी व्यापारी था उसका नाम क्या था? तो मरकारा। ये दो बातें तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। और फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी बनी वो कहाँ पर बनी? 1668 में बनी थी। कहाँ पर? सूरत में बनी थी, ठीक है। तो इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी आपको। सूरत में बन गई कोठी, इनकी पहली कोठी फ्रांसीसियों की कहाँ पर बन गई? सूरत में बन गई थी। कब बनी थी? 1668 में बनी थी। देखो दोस्तों, यहाँ अंग्रेज, डच, पुर्तगालियों की कंपनी पहले से थी। ऐसा नहीं था कि सूरत जो था वो बहुत ही मतलब एक तरीके से यहाँ निरापद स्थान था। यहाँ पर पहले से ही जो लोग आए हुए थे, पहले की जो ईस्ट इंडिया कंपनियाँ आई हुई थी, सभी ने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी। उसी में ये भी भाई साहब आ गए। तो नए लोगों को तो लोग टिकने देते नहीं है ना। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी फैक्ट्री जो स्थापित की गई, उसको जो है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली कड़ी टक्कर दे रहे थे। तो मतलब ये था ना कि ये वहाँ पर पैसा तो खूब खर्च कर रहे थे क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी। पैसा इनको कहाँ से आता था? पैसा इनको सरकार से मिल जाता था, अपने देश की सरकार से। लेकिन यहाँ पर वो मुनाफा कमा नहीं पा रहे थे। पैसा खर्च तो कर रहे थे लेकिन मुनाफा कमा नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों इनके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पर यार ना ज़्यादा प्रोग्रेस होना नहीं है, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। इनके दिमाग में आया वर्तमान में जो ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर एक मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, दोनों एक ही बात है क्योंकि आकृति इसकी मछली जैसी थी, इसलिए इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो ये लोग यहाँ पर आकर सोचे कि हम यहीं पर चलकर अपना जो है व्यापार स्थापित करेंगे। लेकिन एक दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या थी आगे आपको पता चलेगी। देखो, अंग्रेज, डच, पुर्तगालियों की कंपनी क्योंकि सूरत पहले से थी तो प्रतियोगिता तो बड़ी कठिन थी। तो फ्रांसीसी वहाँ से कहाँ चले? वो यहाँ आंध्र प्रदेश, तब कहा जाता था ये गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी एक कंपनी लगाई थी। कब लगाई थी? 1669 में, ठीक है। तो ध्यान देना कि 1668 में इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ पर लगी थी? 1668 वाली लगी थी सूरत में, 1669 वाली लगी थी मछलीपट्टनम में, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल एक कहानी है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना तो इतिहास इससे
ज़्यादा आसान तो आपको कोई और बता नहीं पाएगा शायद, या बता देगा तो भाई अच्छी बात है। चलो, इसके बाद देखो समय बीत रहा है। 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम पर अपनी जो है ना एक फैक्ट्री तो लगा ली, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। अब ये पूरा आंध्र प्रदेश है, मैं थोड़ा सा इसे ठीक से बताऊँ, लाल से ले लेता हूँ। ये है पूरा इनका आंध्र प्रदेश। यहीं पर कहीं पर एक जगह इनकी थी जिसको हम सेंथोमे कह लेंगे, या इसको तब कहा जाता था सेंट थोमे या संथामे, कुछ भी कह लो। तो ये जो स्थान था एग्जैक्टली जब ये गोलकुंडा गए थे, तो गोलकुंडा मतलब आंध्र प्रदेश, अब का आंध्र प्रदेश तब का गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का जो वहाँ पर उस समय राजा हुआ करता था, शासक था, उससे रिक्वेस्ट करके इनको वहाँ पर ज़मीन मिली थी मछलीपट्टनम में। लेकिन इन्होंने गोलकुंडा के अंतर्गत आने वाले संथोमे को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर लिया। गलती हो गई ना, जैसे मान लेते हैं कि एक किराएदार आ जाए आपके घर में और आप उसे ये बोल दें कि चलो भाई हमारे पास कमरा तो नहीं है, ये सामने वाली ज़मीन जो है वो खाली है, आप वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दो, और वो दूसरे दिन आपके घर पर अटैक कर दे, या फिर जो बाकी ज़मीन है उसको बोले कि इस पर उस पर मुकदमा कर दे, तो अब आप उसे टिकने तो दोगे नहीं ना, क्योंकि आदमी ख़तरनाक है। तो फ्रांसीसियों से ये गलती हो गई। उन्होंने क्या किया कि सेंथोमे पर अधिकार कर लिया। अब जब सेंथोमे पर अधिकार कर लिया तो डच जो थे उनको मौका मिल गया। वो पहुंच गए तुरंत, कहाँ पर पहुंचे, वो पहुंच गए गोलकुंडा के शासक के पास। गोलकुंडा का शासक सुना, नाराज़ हो गया, उसने डचों के साथ अपनी सेना भेज दी। अब डचों ने आकर इनकी खूब पिटाई करी। अब इनके हाथ से दोनों गया, एक तो संथोमे तो गया ही गया, मछलीपट्टनम भी इनके हाथ से निकल गया, और दोनों स्थानों पर कौन आ गया, तो भैया डच ही लड़े थे तो डच ही लेते, तो डच जो थे वो दोनों स्थानों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इतनी कहानी यहाँ तक, अब आप समझ गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल सूरत इनके पास बच रहा है अब, ठीक है, बस सूरत इनके पास बच रहा है, और ये दोनों स्थान अभी ये गंवा चुके हैं। तो आए तो थे ठीक ठाक, यहाँ पर स्थापित होने का प्रयास भी किए। ये गलती संथोमे वाली जो गलती थी ये भारी पड़ गई, सब कुछ चला गया, फिर से ये शून्य पर लौट आए। और यहाँ सूरत में तो थे, लेकिन सूरत में कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस अपने घर में पड़े हुए थे चुपचाप। तो अब यहाँ पर एक आदमी और भेजा गया फ्रांस से, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ये काबिल आदमी था, शांत था और बहादुर था। देखो क्या होता है ना, जो बहादुर होते हैं ना वो शांत होते हैं, अगर आप शांत नहीं रह सकते तो आप बहादुर भी नहीं हो सकते। तो फ्रांसिस मार्टिन ये एक शांत आदमी था लेकिन बहादुर आदमी था, और इसी को फ्रांसीसी सत्ता का भारत में संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब आया, ये 1673 में आया, 1673 में आया। इसके साथ भी एक आया था वेलोंग लिस्पने, क्या नाम आया था, वेलोंग लिस्पने, ये फ्रांसिस मार्टिन के साथ आया था। एक नाम याद रखना, दी लाहे। दी लाहे ने क्या किया था, यही वो आदमी था जो कि सेंट थोमे पर कब्जा किया था, और बदले में क्या हुआ, फ्रांसीसियों को बड़ा नुकसान हो गया था। तो दी लाहे ये मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी कहा जाएगा, इसने दूरदर्शिता नहीं दिखाई थी। अब बात करते हैं आपसे, तो फ्रांसिस मार्टिन आता है भारत, तो उसे लगता है कि भारत में अगर हमें व्यापार करना है तो ज़मीन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो स्थितियाँ थी वो इस प्रकार से हो गई थी कि लगभग कोई भी ज़मीन यहाँ पर खाली नहीं थी, और हर जगह जो थे अंग्रेज़ थे, पुर्तगाली थे, डच थे, अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। अब इनको जगह नहीं मिल रही थी, तो ये कहाँ पर पहुँचे, फ्रांसिस मार्टिन जो है ये पहुँच गए मद्रास के वालिंडकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से। अब यहाँ पर आप देखो, ये है आपका तमिलनाडु, यहीं कहीं है आपका वर्तमान जो चेन्नई है, तब मद्रास था। मद्रास का जो उस समय सूबेदार था, क्या नाम था उसका, शेर खां लोधी, उसके पास गए और उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हम थोड़ा सा यहाँ पर आए तो हैं, खाना वाना नहीं मिल पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, हमको अगर आप थोड़ी ज़मीन देते, जगह देते तो हम भी व्यापार व्यापार करते। रिक्वेस्ट किया होगा, तो जब रिक्वेस्ट किया तो शेर खां बोले कि हमारा नाम है शेर खां है, चलो भाई आ गए हो तो रहो। उन्होंने क्या किया कि एक गांव उसको दे दिया, एक गांव उसको दे दिया, बोला ये गंवा ले जाओ तुम। अब ये जो गांव था जब ये ले आए ना, तो यही गांव आगे चलकर पांडिचेरी बना। अब ये पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो पांडिचेरी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो पांडिचेरी था ना, इस पर कब्जा जो था फ्रांसीसियों का 1954 तक बना रहा था, 1954 तक। और यहीं पर उन्होंने एक किला भी बनाया था,
जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था आपको कि इस किलो को नाम दिया गया था फोर्ट लुई। ठीक है, ये बना था कब? 1674 में बना था। अब यही जो पांडिचेरी है, यही पांडिचेरी जो था फ्रांसीसियों का एक तरीके से ये यहीं से शासन करना अपना शुरू कर दिए थे। मुख्यालय इनका बन गया पांडिचेरी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सूरत में आ गए और अब पांडिचेरी में आ गए। अब इनको लगा कि ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा था, दो जगहों से हम भगाए गए हैं, तो कहीं और व्यापार करते हैं। तो ये पहुँच गए बंगाल वाले हिस्से में। बंगाल में उसमें सूबेदार था शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां से जाकर मार्टिन कहता है कि हमें व्यापार करने के लिए ज़मीन दीजिए, और रिक्वेस्ट उसकी जो है एक्सेप्ट हो जाती है। किन्हीं कारणों से कुछ शर्तें रही होंगी उस समय। तो शाइस्ता खां ने जो जगह सौंपी थी उसको नाम दिया गया यहाँ पर चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर नाम दिया गया। चंद्रनगर मिल गया किसको? फ्रांसीसियों को मिल गया। तो 1690 से लेकर 1692 के बीच में ध्यान देना कि बंगाल की जो स्थिति है 1690 से 92 के बीच में बंगाल में कौन कौन है। यहाँ पर कई लोग जो हैं पहले से ही मौजूद हैं। कौन कौन से लोग? हुगली में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री है, कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ डच दोनों हैं, चिंसुरा में भी अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ खोल चुके हैं। अब उसी में जाके ये जो फ्रांसीसी थे उनको भी अपना मतलब सर्वाइव करने के लिए लड़ाई लड़नी थी। तो इस समय तक डच व अंग्रेज़ों में वर्चस्व की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। एग्जैक्टली डच और अंग्रेज़ों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई आगे शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई वो फ्रांसीसियों और डचों के बीच शुरू होती है। फ्रांसीसी और डच जो थे उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रनगर में पहुँचे ये, तो डचों को लगा कि ये जो फ्रांसीसी आ रहे हैं अगर ये टिक गए तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डच थे ना ये मजबूत स्थिति में थे। तो 1693 में डचों ने क्या किया? पांडिचेरी पर ही आक्रमण कर दिया कि इनका मुख्यालय ही ख़त्म कर दो, ससुरे भागेंगे यहाँ से। तो डचों ने पांडिचेरी पर आक्रमण किया और पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब किया था? 1693 में। 5 साल तक पांडिचेरी पर डचों का कब्जा रहा, लेकिन 5 साल बीता, 1698 आया तो डचों और फ्रांसीसियों में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं रिजविक की संधि। ध्यान देना, ये संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये जो रिजविक की संधि थी इसमें एक बड़ा काम हुआ था। इसमें क्या हुआ कि डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी को वापस कर दिया था। ये बहुत बहुत बड़ा काम था। रिजविक की संधि में क्या हुआ था? पांडिचेरी अंग्रेज़ों को वापस, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1618 के बाद 1721, लेकिन इसके पहले 2-3 काम और हुए हैं। देखो अब जो है ना, यहाँ जो आपका माहे है, यहाँ देखो केरला में माहे नामक स्थान पर, ठीक है, 1724 में फ्रांसीसी हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो वर्तमान में तमिलनाडु है तो वहाँ पर कराईकल यहाँ पर भी, यानी कि पुडुचेरी में भी 1739 में फ्रांसीसी काबिज हैं। और इसके अलावा देखें तो अब फ्रांसीसी जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखो सूरत में मौजूद हैं फ्रांसीसी, माहे केरल में मौजूद हैं, कराईकल में मौजूद हैं, पांडिचेरी में हैं और चंद्रनगर में हैं। तो फ्रांसीसियों की जो स्थिति है अब वो मजबूत हो रही है, और अब जो टक्कर होने वाली है वो अंग्रेज़ों से होने वाली है, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहेंगे कि फ्रांसीसी यहाँ पर टिकें। एक तो यूरोप में इनके बीच जो विद्रोह होता था वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब भारत में भी जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिए थे। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो भी बताइएगा। आगे जानते हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। अभी तक जो 3 क्लासेस थी इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे जो भी घटनाएं हैं उनको कालानुक्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल आर्डर में देखते हुए और सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्लास के बारे में आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक और शेयर कीजिएगा, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।